Okay. So, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your ninth lecture of quality engineering. In the previous series of the lecture, we discussed the basic things about the quality engineering, right? So, in today's lecture, we start the discussions over the second chapter from your syllabus, which is about the quality, and we start the discussions with the one of the new topic with the 7 QC tools. सो जहाँ तक हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे 7 QC टूल के बारे में, तो ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये हमने प्राइमरी बेसिस के ऊपर जो है वो ये हमने समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटीज़, राइट? क्वालिटी के क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ हम लोग किस तरीके से क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में डेवलप करने की कोशिश की थी। हमने काफ़ी सारे जो है क्वालिटी गुरुज के बारे में भी पढ़ा, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़े। तो ये 7 QC टूल्स जो है वो ऐसे टूल्स है जो कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। इनिशियली भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल्स हैं। तो आपने ये चीज़ आपको भी पता होगी कि जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव टूल्स होते हैं वो एक तरीके से एक एनालिटिकल और एक तरीके से स्टेटिस्टिकल मैनर्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं, राइट? तो ये जो 7 टूल्स है वो भी एक तरीके से इस फंडामेंटल्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और इसी फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो ये 7 QC टूल्स जो है वो डेवलप्ड हुए थे। अब ये कैसे यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से 7 टूल्स हैं, आप इसको अपने, मैं एक आपको साथ में ये एडवाइस देना भी चाहूँगा कि आप अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप जो है वो इस 7 QC टूल्स में से किसी एक या दो टूल्स को आपके क्वालिटी, आपके जो भी आप प्रोटोटाइप्स बना रहे हो, आप जो भी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या फिर प्रोटोटाइप के अंदर आपको और क्वालिटी इम्प्रूव करनी है या फिर आपको क्वालिटी को शोकेस करना है कि आपने किस लेवल तक की क्वालिटी को इस के अंदर जो है वो अचीव किया है। तो इनमें से आप कुछ ना कुछ टूल्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, और ये जो है वो आपको प्रोजेक्ट को ज़्यादा डेप्थ देंगे, आपको ज़्यादा इस टूल्स के बारे में समझने को मिलेगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आपके यूज़ करने के पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये काफ़ी एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं ये काफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका यहाँ पे रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द 7 QC टूल्स in the quality engineering. So the 7 QC tools which is having a 7 QC control, 7 quality control tools are a set of the graphical depictions. ये जो है वो एक तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ग्राफिकल डिपिक्शंस हैं दैट हेल्प्स इन द ट्रबल शूटिंग द क्वालिटी कंसर्न्स। ये जो है वो हमारे लिए जो है वो जो क्वालिटी के कंसर्न्स है, क्वालिटी के पैरामीटर्स है, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको दूर करने के, उसको ट्रबल शूट करने के, क्वालिटी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे यूजफुल रहते हैं। द अंडरस्टैंडिंग of this quality tool which is require little formal understandings of the statistics, यानी ये जो है वो आपको ऐसे टूल्स को पहले समझने से पहले
ऐसे टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, इसके पीछे क्या पैरामीटर्स है, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन के फीचर्स के साथ जो है अवेलेबल काम करते हैं। तो ये चीज़ समझने से पहले जो है हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो स्टेटिस्टिक्स के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की थी कि आप किसी भी टूल को ले लीजिए, तो वो सारे जो टूल्स हैं ना वो एक किसी ना किसी एक स्टेटिस्टिक्स पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये समझाने की कोशिश करूँ कि आपने काफ़ी बार जो है वो पाई चार्ट किया होगा, यूज़ किया होगा, बार चार्ट की यूज़ किया होगा, राइट। तो ये सारे चार्ट्स जो है वो काम कैसे करते हैं, आपके पास कुछ डेटा है ना, वो डेटा के हिसाब से ही वो प्लॉट हो रहे हैं ना, फिर वो प्लॉट किए हुए जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है वो कुछ ना कुछ आप चीज़ का निचोड़ लेके आते हो। तो यहाँ पे भी तो पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको स्टेटिस्टिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके पास अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द स्टेटिस्टिक्स है, राइट, तो ये चीज़ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ग्राफिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। So let's start the 7QC tools. The following are the method which is grouped into the 7QC tools. The first which is the cause and effect diagram. तो इसमें सबसे पहला जो टूल्स है विच इज़ द कोज एंड अफेक्ट डायग्राम। अब कोज एंड अफेक्ट डायग्राम जो है ये आपके लिए कुछ नई चीज़ नहीं है, ये आप पहले भी सुन चुके हो। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अटेंड किए होंगे तो आपको ये चीज़ अगर पता चली होगी कि हमने वो जो क्वालिटी गुरुज के बारे में जो लेक्चर्स थे उसमें हमने एक काओरू इशिकावा जो है एक क्वालिटी गुरु थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो कोज एंड अफेक्ट डायग्राम जो है वो उन्होंने ही डेवलप्ड किया है और इसको इशिकावा डायग्राम, फिशबोन डायग्राम और कोज एंड अफेक्ट डायग्राम भी इसको बोला जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो कोज फिशबोन क्यों बोलते हैं, तो फिशबोन ये जो स्ट्रक्चर है ना इस डायग्राम का वो फिश के बोन जैसा रहता है, इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम भी बोला जाता है। द सेकेंड क्यूसी टूल्स विच इज़ द चेक शीट। अब चेक शीट जो है वो आप पहले भी यूज़ कर कहीं ना कहीं आपने पहले यूज़, अगर मैं इजी तौर पे आपको बताने की कोशिश करूँ ना तो चेक लिस्ट या फिर चेक शीट क्या होता है कि आपने कुछ टास्क जो है वो प्लान किए थे, राइट, अब भूल ना जाए इससे पहले उसको आप क्या करते हैं तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज के दिन में मैंने ये 6 काम प्लान किए थे, ये हो गया अब तक, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 बाकी है, तो आपने उसमें मार्क कर दिए। तो इसी चीज़ के ऐसे ही डेटा को आप जो है वो चेक शीट के अंदर प्रोडक्ट के डेटा को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसीजर होती है उसको चेक शीट जो है वो बोला जाता है कि प्रोडक्ट ए जो है, प्रोडक्ट 1 जो है, कितना प्रोग्रेस इसका डे 1 में हुआ, कितना डे 2 में हुआ, कितना डे 3 में हुआ, कितना डे 4 में हुआ, इसको रिकॉर्ड करने का जो एक शीट अवेलेबल रहती है उसको जो है वो चेक शीट बोले जाते हैं। द थर्ड विच इज़ द कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट जो एक तरीके का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट्स है। आपके पास जो है वो डेटा है वो सपोज कि आप इस एक प्रोडक्ट के कुछ डायमेंशंस मेज़र कर रहे हैं तो आपके पास उसके जो है वो टॉलरेंसेस है, अपर टॉलरेंसेस और माइनर टॉलरेंसेस, राइट। तो उस डेटा के अंदर जो है वो आप मेज़र करके उसको प्लॉट करोगे तो कितने जो है वो विद इन द अपर कंट्रोल लिमिट आ रहा है, कितने लोअर कंट्रोल लिमिट आ रहा है, कितना बियॉन्ड द बाउंड्रीज जा रहा है, उसको आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करोगे और ये प्रोडक्ट जो है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन, प्रोसेस वेरिफिकेशन होगा और अगर प्रोसेस वेरीफाई हो गया तो प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली वेरीफाई होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। So all these things are represented under the tag of the control charts. Now next which is the histograms. Histogram which is also one kind of the bar chart, right, which is the one of the graphical representations of the data what you have collected from the forecasting datas, right। अब आपके पास जो डेटा कलेक्टेड है फोरकास्टिंग डेटा है उस किसी भी तरीके के डेटा को आप यूज़ करके उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म के ऊपर आप उसको इंटरप्रेट करिए, उसको एलाबरेट करिए और फिर उसके यूज़ से जो है वो आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं।
Then the Pareto chart, which is also a one kind of the graphical representations of the your data collections entries, and we also know यहाँ पे आपका जो है वो एक मैक्सिमम कोज एंड अफेक्टिंग जो पैरामीटर्स रहता है, आपके 5 पैरामीटर्स अगर है तो उसमें से सबसे ज़्यादा किसी अफेक्टेड पैरामीटर के बारे में आपको फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके के पैरेटो चार्ट से जो है वो आप मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर्स को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देन द सिक्स्थ विच इज द स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो स्कैटर डायग्राम जो है वो एक छोटे स्कैटर्स यानी एक डॉट्स, तो अब वो जो डॉट्स है वो उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करोगे तो वो कितने एक्यूरेट लिमिट के, अगर आपके पास वो जो डॉट्स है आप जो रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक्यूरेट लिमिट के ऊपर एक्यूरेट काउंट के आसपास कितने आपके डॉट बनते रहे, इतना अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्यूरेट है। जितना डॉट्स जो है वो ज़्यादा फ्लो यानी आपका ज़्यादा स्केल के ऊपर ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी तो आपका जो है वो क्वालिटी कंटिन्यूसली जो है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम है, ऐसा इस चीज़ से आपको पता चलता है। अगर आपके स्कैटर्स जो है वो एकदम नज़दीक मिलते हैं तो ये फिर किसी न किसी चीज़ के डायमेंशंस भी हो सकते हैं, राइट। वो डायमेंशंस आप किसी मेज़र कर रहे हो तो वो एकदम क्लोज डायमेंशन सभी प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो विद इन द लिमिट जो है वो क्वालिटी के अंदर बनी हुई है। और द लास्ट विच इज़ द स्टेरिफिकेशंस। ये स्टेरिफिकेशंस जो है वो किसी न चीज़ के आपके पास जो कलेक्टेड डेटा है उस कलेक्टेड डेटा को किस तरीके से उसको इसके हिसाब से जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से कैसे उसको ग्रुप करके फिर उसको यूज़ किया जा सकता है, वो जो प्रोसेस जो है वो स्टेरिफिकेशंस के अंदर जो है वो की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस विद द फर्स्ट टूल विच इज़ द कोज एंड अफेक्ट डायग्राम। द कोज एंड अफेक्ट डायग्राम इट्स आइडेंटिफाई दी पॉसिबल कोजेस ऑफ एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है वो किसी प्रॉब्लम का जो है हम लोग किसी जो आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका कोज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट शॉर्ट्स दी आइडियाज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज एंड then the brainstorming as well and the why questions or analysis which is help from extracting the possible causes। यानी आपके पास सपोज कोई एक प्रॉब्लम है, मशीन का जो है वो मशीन जो है वो स्टार्ट में कभी ना कभी ट्रिप होके बंद हो रहा है, राइट। तो आप उसके प्रॉबेबल कोजेस क्या हो सकते हैं, तो कि जो है वो एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है यानी इक्विपमेंट का प्रॉब्लम हो गया, फिर यानी मशीन का प्रॉब्लम हो गया, मैन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया कि आपका कुछ गलती से आप इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो कि वो जो है वो आपका कुछ ना कुछ हाथ टच कर रहा है और वहाँ पे बंद हो जा रहा है। मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसमें कुछ मटेरियल जो है वो हमने हल्का मटेरियल यूज़ किया या फिर आप किसी न किसी ड्रिलिंग मशीन में काम कर रहे हो तो इतना हार्ड मटेरियल को आप ड्रिल कर रहे हो कि वो उसकी कैपेसिटी के बाहर हो रहा है और वो जो है वो ओवर लिमिट के बाद जाके ट्रिप हो रहा है, बंद हो रहा है। यानी इस तरीके के जो है वो आपको पहले आपके प्रोबेबल कोजेस जो है वो क्या कोजेस हो सकते हैं, ऐसे प्रोबेबल जो है वो कोजेस फाइंड आउट करिए। फिर उसके अंदर जो है वो आपको सब क्लोजेस के अंदर क्वेश्चन करते जाना है कि ये क्या हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। तो आपको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते जाना है, चेक करते जाना है। फिर आपको लास्ट में कोई ऐसा जो है वो एक प्रोबेबल कोज मिलेगा जो उसके रूट तक, उस प्रॉब्लम के रूट तक आपको लेके जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम के रूट तक पहुंचने का जो है वो इस डायग्राम की हेल्प से आप उसको पहुंच सकते हो और उस प्रोडक्ट के अंदर आप क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो ख़त्म कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोज एंड अफेक्ट्स डायग्राम। द सेकेंड विच इज़ द चैट शीट। अब चेक शीट के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, यानी ये जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा शीट का फॉर्म है फॉर कलेक्टिंग और एनालाइजिंग द डेटा, राइट। जहाँ पे आप जो है वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और फिर एनालाइज कर सकते हो। इट इज़ यूज टू कलेक्ट अ पैटर्न और द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इवेंट्स। ये जो है वो किसी डेटा को कलेक्ट करके फिर उसका पैटर्न जो है और उसकी क्या फ्रीक्वेंसीज है
वो उस इवेंट की, तो आप उसको फिर एनालाइज कर सकते हो। एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर द वेराइटीज़ ऑफ द पर्पसेस। ये काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं। मैं आपका इसको एक एग्जांपल दूं कि आपको चेक शीट में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, राइट। तो ये आपके प्लांट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप उसको एनालाइज करिए संडे टू मंडे तक, संडे टू नेक्स्ट मंडे तक, संडे टू संडे, यानी आप 7 दिन तक उसको मेज़र करिए। अब वो मेज़र करने बाद आप देखिए कि डे 1 में कितने मैन्युफैक्चरिंग हुए, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5, ऐसे डे 7 तक। और इसमें सबसे कम जो है वो किस दिन मैन्युफैक्चरिंग हुए, फिर उसके आप प्रोबेबल कोजेस के साथ, यानी ये कलेक्शंस ऑफ डेटा से आप जो है वो एनालिसिस पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ये ज़्यादा जो है वो एनालिसिस के फॉर्म पे जो है वो कैसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा रिपीटेटिव पैटर्न बन रहा है। जैसे नेक्स्ट मंडे भी आप नेक्स्ट मंडे का आपने किया, नेक्स्ट वीक का किया, नेक्स्ट वीक का किया, तो हर एक मंगलवार को एक ही तरीके का पैटर्न जो है वो इसके अंदर बन रहा है। तो इसके पीछे का जो है वो आप रीज़न फाइंड आउट करके फिर ऐसा पैटर्न को जो है वो आप यहाँ से दूर करके एक जो है वो स्मूथ प्रोडक्शन कंट्रोल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नाउ द थर्ड टूल विच इज द कंट्रोल चार्ट्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्रोल चार्ट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोसेस। ये जो है वो एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस का, राइट, टू एनालाइज इट्स बिहेवियर, जिससे उसका बिहेवियर हमको पता चल सके। बाय एनालाइजिंग द प्रोसेस डेटा को एनालाइज करके वन कैन डिटरमाइन, हम इसको डिटरमाइन, प्रोसेस डेटा को एग्जामाइन करके इसको एनालाइज करके जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। वेदर द प्रोसेस वेरिफिकेशन इज द प्रिडिक्टेबल और द नॉन प्रिडिक्टेबल। यहाँ पे जो प्रोसेस जो है उसका वेरिफिकेशंस जो है वो प्रिडिक्टेबल है या फिर नॉन प्रिडिक्टेबल है। तो मैंने किसी प्रोडक्ट की डायमेंशंस लिए सपोज, तो एक कंट्रोल लिमिट था मेरे पास, उसके मेरे टॉलरेंसेस थे, अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल, राइट, जो अलाउंसेस देते हैं। तो अलाउंसेस मेरे पास है, तो वो अगर अलाउंसेस के अंदर जो है उसके डायमेंशंस आते हैं विच इज़ दी एक्सेप्टेबल प्रोसेस थिंग्स, राइट, उसको प्रोसेस को मैंने एनालाइज कर दिया और सेम पैटर्न्स फॉलो। अगर किसी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है कोई ऑब्जर्वेशंस, तो फिर क्यों गया वो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हो, राइट। तो कंट्रोल चार्ट जो है वो ये प्रोसेस को एनालाइज करने में ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकता है। नाउ द फोर्थ tool in this category, which is the histogram. The histogram, you can see here that the histogram, which is the kind of the bar charts, right. The histogram is the most commonly used for the frequency distribution graph. किसी भी चीज़ की आपको फ्रीक्वेंसी मेज़र करनी है, राइट। संडे को कितने लोग पंप पे आए फ्यूल रिचार्ज करवाने, तो ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर आपको नोट डाउन करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, तो यहाँ पे आप हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड विद द न्यूमेरिकल डेटा दैट, बट इट इज़ यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी टू प्लॉट द डेटाज एंड विच इज़ रिप्रेजेंट द नॉर्मालिटीज़ ऑफ द डेटा। जैसे क्रिकेट के अंदर आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा कि एक बॉलर का हिस्टोग्राम्स जो है वो प्रिपेयर होता है, राइट। क्या प्रिपेयर होता है कि बॉलर का जो एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर होता है कि उसने डे 1, राइट, ओवर 1 to 10, वो एक बॉलर जो है वो 10 ओवर जो है वो डालेगा, राइट। तो ओवर 1 जो है उसमें कितने रन दिए, ओवर 2 पहले स्पेल में कितने दिए, दूसरे स्पेल में कितने दिए, तीसरे स्पेल में कितने दिए, हर एक स्पेल के अंदर उसने कितने ओवर डाले थे। तो आप उसका पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी कि उसने कितने रन दिए, उस फ्रीक्वेंसी को आप एनालाइज कर सकते हो। वो जो है वो एक तरीके से उसका फ्रीक्वेंसी को जो है वो एक नॉर्मलिटी के साथ वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हो। नाउ फिफ्थ विच इज़ द पेरेटो चार्ट्स। अब पेरेटो चार्ट इज़ अ बार चार्ट, ये भी एक तरीके का बार चार्ट है, राइट, दैट इज़ यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोजेज, जो है वो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कोजेज है और प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पे आपका किसी प्रॉब्लम या फिर कोजेस का एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चलता है,
टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिचुएशंस ऑफ द प्रोसेस, किस सिचुएशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस जो है वो डेवलप्ड होती हैं, राइट। तो उस चीज़ से आप जो है उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके इसको एनालाइज कर सकते हो। तो यानी पैरेटो जो चार्ट है उसमें क्या आपको नया निकल के मिल सकता है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप क्या कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कि एक जो है वो आपके पास अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की क्या फ्रीक्वेंसीज है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी जो है वो मेज़र करनी है तो फिर आप इसको मेज़र कर सकते हो। जैसे हो गई कस्टमर की कंप्लेंट, तो हर कितने मिनट में अगर कहीं पे बिजली चली जाती है तो कितनी कंप्लेंट जो है किस एरिया से आपको सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो उसको उस फ्रीक्वेंसी जो अराइवल फ्रीक्वेंसीज है उसको रिप्रेजेंट जो है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट से किया जा सकता है एज ए कस्टमर्स कंप्लेंट्स। नाउ द सिक्स्थ विच इज द स्कैटर डायग्राम, so which is also one type of the graph that is pair the numerical data to determine the clarifications between the data points। यानी मेरे पास एक स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि मेरे जो है वो किस स्टैंडर्ड पॉइंट के, अगर मेरे पास कुछ एक डायमेंशंस है विच इज़ द 24.55, तो अगर उस प्रोडक्ट के अंदर में मेरे पास ऐसे 100 प्रोडक्ट्स हैं वो मेज़र करूँगा तो मेरे डायमेंशंस जो है वो कितने क्लोज जो है वो मेरे 24.55 से नज़दीक आ रहे हैं, 26 आएगा, 27 आएगा, तो वो जो स्कैटर्स है वो दूर दूर प्लॉट हो गए। तो जो दूर दूर प्लॉट हो रहे हैं वो किसी न किसी रीज़न से हो रहे हैं, राइट। आपका डायमेंशंस जो है वो ज़्यादा है, राइट। आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है, अगर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो फिर वो जो स्कैटर्स है जो डॉट्स है वो आपको बहुत क्लोज जो है वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स के आजू बाजू आपको दिखेंगे। सो उससे आपको जो क्लैरिटी ऑफ क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इस प्लॉट से आपको समझ में आएगी। एंड 7 टूल विच इज़ दी स्टेरिफिकेशंस, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके ये एक तरीके की टेक्निक है जो जहाँ पे आपके पास जो कलेक्टेड डेटा है उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर कैसे एलिब्रेट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे उसको ग्रुप में डिवाइड करने की जो टेक्निक है इसको स्टेरिफिकेशंस कैसे, एक तरीके से छानना, राइट। मैं जैसे आपके क्लास के अंदर जो है वो मुझे स्टेरिफिकेशंस करना है तो मैं 8 SPA वाले बच्चे, 9 SPA बच्चे, 7 SPA वाले बच्चे, 6 SPA वाले बच्चे, तो ऐसे एक ग्रुप में से मैं छान लूँगा। तो कितने को 7 है, कितने को 6 है, कितने को 8 है, तो इसका मैंने एक स्टेरिफिकेशंस के इस प्रोसेस को, इसको स्टेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बोला जा सकता है। और इसके हिसाब से जो है वो किस चीज़ के अंदर, किस ग्रुप के अंदर आपको ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको वहाँ से पता चल सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 7 QC टूल्स। आई होप you understand very well this all 7 QC tools. But if you have any doubt, any questions regarding this 7 QC tool, you can ask me into the comment sections. I will definitely solve your queries or questions into the next series of the lectures. After watching this video, you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as a online attendance. So this is all about the today's lecture. I hope you understand very well. I hope you like these lectures. So thank you so much for watching this video.